Morning students, how are you? So today we will start the new chapter in history and the name of the chapter is ruling the countryside. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में कि किस तरीके से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में व्यापार के लिए आई थी और धीरे धीरे जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुई, फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई और धीरे धीरे जो है कंपनी ने कैसे जो है भारत के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। इसी में हम आगे पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड, जिसमें कि जो आम लोग थे या किसान थे उन तक कैसे किस तरीके से रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके रूल ने उनको किस तरीके से प्रभावित किया। तो इसमें आता है सबसे पहले दीवान ऑफ बंगाल। आपको पता है 1765 में जब मीर कासिम की मृत्यु के बाद मुगल एम्परर जो थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था, बंगाल की दीवानी दे दी थी और बंगाल का जो भी रेवेन्यू आता था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम करने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू इतना लेना शुरू कर दिया, इतने टैक्सेस बढ़ा दिए और जो अपना सामान था, जो अपना माल था जो बनाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ के बाज़ारों में इतने महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया और जो लोकल्स थे उनका सामान खरीदने के लिए लोगों के ऊपर दबाव बनाया कि इनका सामान नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे बंगाल के अंदर काफ़ी अशांति का माहौल हो गया और लोगों की जो है आर्थिक हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, और इसका प्रभाव ये पड़ा कि कंपनी को भी जो रेवेन्यू था वो आना कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार और उसके बाद लगातार क्या हुआ कि 1770 में 5 साल बाद ही 1770 में एक बहुत ही ज़बरदस्त अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लगभग 10 मिलियन लोग जो है प्रभावित हुए उससे, और बताया जाता है कि 1/3 जो पॉपुलेशन थी बंगाल की वो उसके कारण प्रभावित हुई और बहुत से लोग, लाखों लोग उसमें मारे गए। इससे क्या हुआ कि रेवेन्यू को और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कंपनी के। ठीक है, तो इस प्रकार कंपनी का जो है धीरे धीरे घाटा होता जा रहा था, कंपनी के पास जितना रेवेन्यू आना चाहिए था उतना रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था। तो अब कंपनी ने नए नए उपाय करने शुरू किए कि किस प्रकार से रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से ऐसे पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। इनमें सबसे पहले आती है परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में लगभग 10-20 साल तक, 2 दशक तक इसके बारे में सोचा जाने लगा कि किस तरीके से जो है किसानों से या लोगों से टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं। तो पहला था परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में जो एक पॉलिसी थी वो लेकर आए ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पॉलिसी का क्या था इस पॉलिसी के अंदर कि जो जमींदार थे या जो राजा थे उनको जमींदार बना दिया गया और उनको बोला गया कि भाई आप लोग हमें परमानेंट कुछ जो रेवेन्यू है, कुछ टैक्सेज हैं, परमानेंट दे दिया करो और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी जो लैंड है, आपके अंडर में जो जमींदार थे या जो राजा थे उनके अंडर में जो भी लैंड है उसको आप किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो और जो भी बाकी जो ऊपर का जो भी होगा आप के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप हमें एक परमानेंट कुछ पैसा रुपया आप हमें दे दिया करो। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने किस लिए किया था ये, ताकि अंग्रेजों ने ये सोचा था कि जो जमींदार होंगे वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करेंगे कि जो ज़मीन है उसकी अच्छी देखभाल करवाएंगे, अच्छे से ज़मीन को जो है मतलब जो ज़मीन है उसका रख रखाव अच्छा करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ कि कई जमींदार जो है उनको, जो अंग्रेज़ों को जो परमानेंट सेटलमेंट था वो देने में भी नाकामयाब रहे और उनकी जमींदारियाँ छीन ली जाती थी और नीलामी कर दी जाती थी उनकी जमींदारियों की, या राजा से उसका राज्य छीन लिया जाता था, जो इस तरीके के जो इनका जो फिक्स अमाउंट था उसको नहीं दे पाता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये तरीका भी जो है कुछ काम नहीं दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरी महलवाड़ी सेटलमेंट, दूसरी एक पॉलिसी लेके आए जिसको बोलते हैं महलवाड़ी सेटलमेंट, जो कि स्टार्ट हुई 1822 में। इस महलवाड़ी सेटलमेंट के अंदर क्या था कि गांव का जो मुखिया होता था अब जमींदारी से नीचे आ गई, गांव के लेवल पर आ गए। एक जमींदार जो होता था उसके अंडर में बहुत सारे गांव होते थे, लेकिन अब ये क्या हुआ, नीचे लेवल पर आ गए गांव में, और जो गांव का जो मुखिया होता था उसको ये बता दिया जाता था कि भाई आप जो है अपने गांव का जो भी
टैक्स है वो कलेक्ट करोगे और अंग्रेजों को दोगे। मतलब ये नीचे लेवल पर आने लग गए। अभी अंग्रेज जो है ऊपर से नीचे लेवल पर आम किसान तक डायरेक्ट पहुंच रहे थे। ठीक है, तो वहाँ भी क्या हुआ, ये भी इसलिए किया था ताकि जो है मुखिया उसके अंडर में कम लोग हों और वो अच्छी तरीके से उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन ये पॉलिसी भी इनकी काम नहीं दी। इसके बाद सन 1830 में 1830 के आसपास एक और नई पॉलिसी लेके आए जिसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या था कि अब जो किसानों की जो ज़मीन थी उसका सर्वे किया गया। उसका सर्वे करके और ये देखा गया कि भाई किस किसान के पास किस तरह की ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, और उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लागू किए गए, या फिर अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बताई हुई फसल थी वो उनको बोनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 सेटलमेंट हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री में आते हैं आपके इस चैप्टर में। इनके बारे में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में डिटेल में लिख के भेज दूंगा। अब क्या हुआ, 19वीं सदी में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जो थी इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती। एक्चुअली इंडिगो जो है किस काम आता था कि ब्रिटेन में, यूरोप में, पूरे यूरोप में ही जो कपड़ा बनाया जाता था, कपड़े के ऊपर जो छपाई की जाती थी उसकी डाइज बनाई जाती थी। डाइज जो छपाई करने की जो मशीनें होती हैं वो बनाई जाती थी, और उसके अंदर जो कलर यूज होता था वो कलर किसका होता था, इंडिगो जो कलर होता था वो कलर काफ़ी फेमस था। और अकॉर्डिंग टू जो भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी इसके हिसाब से जो यहाँ जो इंडिगो की पैदावार होती थी, इंडिगो और भी कई देशों में होता था, यूरोप के भी कई कंट्रीज में होता था, फ्रांस वगैरह में, लेकिन यहाँ का जो क्वालिटी थी इंडिगो की वो क्या थी, उन सबसे बिल्कुल अलग थी। और यहाँ की जो छपाई के ऊपर, जो कपड़े के ऊपर जो छपाई आती थी इंडिगो की, वो बहुत ही डार्क आती थी। बाकी जो दूसरे देशों में जो इंडिगो नील की खेती होती थी उसमें काफ़ी जो है, और इसमें काफ़ी फ़र्क था। मतलब ये बेस्ट क्वालिटी थी जो इंडिया में होती थी। तो अभी अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना हम जो है अपना जो व्यापार हमें जो यूरोप में, इंग्लैंड के अंदर जो हमारा कारखाने हैं वहाँ पर अगर यहाँ से हम इंडिगो कल्टीवेशन करवा के और भेजा जाए माल, तो वहाँ भी हमें फ़ायदा होगा और यहाँ भी फ़ायदा होगा। तो क्या हुआ कि सन 1800 तक लगभग 25% जो इंडिगो जो कुछ किसान बोते थे वो सिर्फ ब्रिटेन में सप्लाई होता था। लेकिन धीरे धीरे 5-10 साल में ही क्या हुआ, 95% जो इंडिगो जो है इंडिया से कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन में। अब कंपनी ने सोचा कि इंडिगो की डिमांड काफ़ी थी यूरोप में, और कंपनी जो है दूसरे देशों में भी इंडिगो सप्लाई करने लगी। तो उसके लिए क्या हुआ, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी नील की या इंडिगो की। तो कंपनी ने क्या किया कि अब किसानों को मजबूर किया कि आप लोग सिर्फ इंडिगो की ही खेती करोगे। ठीक है, इसमें हमारे सामने आती है 2 तरह की खेती। इंडिगो की जो खेती है उसमें 2 तरह की किस्में आती हैं। सबसे पहले तो थी निज और रैयती। निज और रैयती। निज, निज मीन्स पर्सनल। कई किसानों की जो है पर्सनल ज़मीन होती थी जिस पर उनको बोला जाता था कि आप नील की खेती करो। ठीक है, और उसे बहुत ही कम दामों में वो नील या वो इंडिगो जो है खरीदा जाता था, और अंग्रेज उस पर भारी मुनाफा कमाते थे। एक दूसरी होती थी रैयती। रैयती मतलब कि किसानों को जो है, किसानों से पहले पैसा लेकर और कुछ ज़मीन दे दी जाती थी कि इस पर आप इंडिगो उगाओ। मतलब किसी जमींदार की या जमींदार की जो ज़मीन होती थी उसके ऊपर किसान जो है ये खेती करते थे। ठीक है, लेकिन दोनों ही तरीके से नुकसान किसका हो रहा था, किसानों का नुकसान हो रहा था, और अंग्रेज अपना मुनाफा बनाने में लगे हुए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसके विरुद्ध जो है विद्रोह हुए। इसी बीच जब हम 1850-1857 देखते हैं तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वो भी इसी दौरान बीच में जो रिवोल्ट है वो हो गया था, और इससे जो है अंग्रेजों को एक काफ़ी धक्का लगा था। ठीक है, उसी रिवोल्ट के बाद सन 1859 में ब्लू रेबेलियन के नाम से जाना जाता है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट हुआ, बंगाल के अंदर हुआ इंडिगो रिवोल्ट, और बंगाल में किसानों ने या जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया कि नील की खेती करने से मना कर दिया कंपनी को, और नील की खेती करने से मना कर दिया। इसके अलावा कई जगह जो है सशस्त्र विद्रोह भी हुए, क्योंकि अब 1857 का विद्रोह हो चुका था और जो है किसान अपने हक के लिए खड़े होने लगे थे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, कई फैक्ट्रीज जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उनको तोड़
उनको तोड़ दिया, उनको नुकसान पहुंचाया कई जगह, और कई अंग्रेज जो कंपनियां थी उनको भी भगा दिया था बंगाल से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रिवोल्ट था वो काफ़ी 1859 में काफ़ी ऊंचे लेवल पे हुआ, जिसके लिए कमेटी गठित करनी पड़ी अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही जो है कमेटी गठित की थी। तो कमेटी की जो सिफारिशें थी उसके अनुसार जो किसान थे उन्हीं को दोषी ठहराया गया कि आप लोगों ने जो है इतना नुकसान किया है कंपनी का और आप लोगों को ये भरना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि बंगाल में अब जो इंडिगो की जो खेती होती थी वो काफ़ी कम हो गई थी। मतलब अब जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने पैर थोड़े से पीछे खींच लिए थे इंडिगो की खेती के लिए, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे अपने आगे पार्ट में 1857 के विद्रोह के बारे में। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना पैर पीछे खींच लिए थे इंडिगो की खेती के लिए। तो अब बंगाल में जो है इंडिगो की खेती कम हो गई थी, लेकिन अब जो यही चीज़ थी वो किस तरफ बढ़ गई थी, बिहार की तरफ। ठीक है, इसी बीच जब 19वीं सेंचुरी में गांधी जी इंडिया आए वापस, गांधी जी इंडिया आए तो एक बिहार के किसान से उनकी मुलाकात हुई। उसने जो है इस तरीके से बताया कि हम इस तरीके से समस्या से ग्रसित हैं। तो चंपारण में आप लोगों को पता होगा, चंपारण सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने, पहला चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसमें नील की खेती के खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी और उसमें कामयाब हुए थे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर था। एक बार चैप्टर को आप थोरोली रीड जरूर करना। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भेज रहा हूँ, उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे फ़ोन करके पर्सनली आप पूछ सकते हो, या हमारी ऑनलाइन डाउट क्लास जो कल और परसों आएगी उसमें भी आप लोग हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।